सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज घर बैठे फिर पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू करें, आप जानते हैं कल से हम अपने बैचेस शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल यहीं से आगे आगाज़ किया जाएगा। अब धीरे धीरे सब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, तो चलो क्यों ना अपने बैचेस को भी अनलॉक किया जाए। और बहुत दिन हो गए आप सबसे मिले हुए, आप सबसे बातचीत किए हुए। चलिए हो जाइए कल तैयार, आ जाइए सारे के सारे हमारे अपने मकान पर। क्लियर है, जहाँ पर हमने अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस थी उनको बंद किया था, यहीं पर शुरू करते हैं। मिलते हैं कल 3 बजे। चलिए आज की क्लास अब करते हैं यहाँ से शुरू। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका चल रहा है और केमिकल काइनेटिक्स में का मतलब होता है चैप्टर जिसमें हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन निकालना एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ कैसे कंसंट्रेशन में बदलाव होता है। क्लियर है। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर में हमने देखा पहला ही फैक्टर हमारा चल रहा है और वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या बदलाव होता है, कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे, हम इसको दरअसल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक बच्चों कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कंसंट्रेशन अगर बदलते हैं तो स्पीड बदलती है और उसको बदलने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले आते हैं और 2 नए लॉ से आते हैं। पहला लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा आता है रेट लॉ। अब जैसे कि बच्चा आप जानते हैं, रेट लॉ के अंदर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स होती हैं उनके सम को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है और ये ऑर्डर बड़े कमाल की चीज है। दूसरा रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और पावर में ऊपर रखते हैं हम वो कोफिशिएंट्स जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन में होते हैं। तो ये सारा का सारा काइनेटिक्स का खेल चल रहा है। पिछले 2 लेक्चर में, सैटरडे में आपकी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन हमने आपको बताया किस प्रकार हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या रेट लॉ निकाल सकते हैं। आज बारी रहेगी उस तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने की, जिधर से 3 नंबर के न्यूमेरिकल के पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत बहुत मैक्सिमम होती है। तो प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं आज की बात आपके चौहान सर के साथ। हाउ टू फाइंड आउट जानने की कोशिश करते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला जा सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, जरा ध्यान से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और आज और कल के लेक्चर जो आपका कंडक्ट होने वाला है उसमें से 3 नंबर का न्यूमेरिकल 100% आता है। तो थर्ड और फाइनल तरीका होता है, एक और तरीका होता है जिससे हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता लग जाता है कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, एंड इट इज with the help of integrated rate equations, with the help of integrated rate equations। integrated rate equations की मदद से हमें बच्चों पता चल जाता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर है। हमारे पास क्या है, काइनेटिक्स ने हमें हर ऑर्डर के लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर की है उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो एक्सपेरिमेंटली डेराइव्ड कुछ फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिए हुए हैं, कुछ सेकंड ऑर्डर के लिए दिए हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 0 ऑर्डर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है और हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की है या 0 ऑर्डर की नहीं है। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, एक हल्का सा डेरिवेशन करता हूँ। हालांकि वो डेरिवेशन केमिस्ट्री में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। तो देखिए, मान लो 0 ऑर्डर के लिए अब हम करते हैं डेरिवेशन। एक डेरिवेशन स्टार्ट होता है यहां से, फॉर अ रिएक्शन फॉलोइंग 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। मान लो बच्चों ये कोई रिएक्शन है, सिंगल रिएक्टेंट है जिसके अंदर ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स।
क्लियर है? कोई रिएक्शन है जहां पर ए रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे SO2Cl2 फॉर्मिंग SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। अब अभी तक आपको अगर इस रिएक्शन की स्पीड लिखनी हो और मैं कहूं ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो शायद पहला तरीका तो ये है रेट एक्सप्रेशन जो हमने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि भाई इसका रेट ऐसे लिखा जाएगा माइनस डेल ए बाई डेल टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घटेगी। या फिर मैं चाहूं इसको मैं माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकता हूं। ये इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होता है। भाई एक तरीका तो है कि हम सीधा क्या करें, एक तरीका है हमारे पास कि हम सीधा क्या करें बच्चों, यहां से हम सीधा रेट इक्वेशन लिखें और रेट इक्वेशन से अपना आगे बढ़े, पहला तरीका। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया हुआ है? दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया बाय रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है? अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू के, दूसरे वाले फॉर्मूले में के आ जाता है और के आप जानते हैं काइनेटिक्स कांस्टेंट। और अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर जीरो। जीरो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो अब रेट इसकी भी बराबर है, माइनस डी ए बाई डी टी के भी बराबर है, और रेट लॉ से रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। तो मैं बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इसको हल्का सा दोनों के बराबर लिख लेता हूं। क्लियर है? इन दोनों को बराबर लिख लेता हूं। इसका मतलब माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी, और इसको मैं बराबर लिख लेता हूं दिस इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वल टू, हम बराबर लिख लेते हैं के। यहां पर है ए की पावर ए रेस टू दी पावर जीरो, मतलब ए की पावर जीरो का मतलब 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर सीधा इसको सॉल्व करते हैं। ए की टर्म एक तरफ ले लेते हैं और बाकी टर्म एक तरफ ले लेते हैं। अब ए यहां पर, ये डी ए एक साइड, ए की जितनी भी टर्म है वो हम एक साइड ले लेंगे, टी को मैं इधर ले जाता हूं, के डी टी। अब ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स है, सिर्फ इसको देखना है, इसे लर्न नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये किस प्रकार फॉर्मूला आ रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। क्लियर है? हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी, हम चाहें यश, हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, एक प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर है? अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है? डी ए क्या है? स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और डी टी क्या है? दैट इज स्मॉल चेंज इन टाइम, राइट? तो अगर छोटे छोटे चेंज को जोड़ देते हैं, फिजिक्स में बड़े सारे डेरिवेशन आपने करे होंगे, छोटे छोटे स्मॉल इनफाइनाइट अगर चेंजेस को जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन टाइम। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? ए नोट से लेकर ए तक, ए नोट से लेकर ए तक। ए नोट का मतलब जब ए की कॉन्सेंट्रेशन जो स्टार्टिंग में आप लेके चले थे इनिशियल, और रिएक्शन टी समय चली, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच गई? ए। अभी कुछ नहीं, इसको बस ये समझिए कि हम इंटीग्रेट कर देते हैं ए नोट से लेके ए तक, और रिएक्शन जब से शुरू नहीं हुई तब था टाइम 0 सेकेंड, रिएक्शन टी समय चल चुकी तो टी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा a। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन होगा a, लोअर लिमिट बच्चों नीचे रख देंगे और अपर लिमिट ऊपर रख देंगे।
नीचे बच्चों लोअर लिमिट और इसके बाद अपर लिमिट, माइनस के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dt आपका t के बराबर हो जाएगा। नीचे रख देते हैं क्या, लोअर लिमिट, ऊपर क्या रख देते हैं, अपर लिमिट। मैथमेटिक्स है, अभी लर्न नहीं करना, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, पहले समझिए फॉर्मूला कैसे डराइव करना है। अब आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन के रूल से पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, क्लियर है, यहां पर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a माइनस a नॉट, a माइनस a नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी, क्योंकि पहले आप t पुट करोगे फिर माइनस 0 आप पुट करोगे, तो माइनस 0 क्या हो जाएगा, नथिंग। अब यहां से आपके पास, इसको आप पहले हाईलाइट कर लें, इसको मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, राइट, इसको हम यहां पर हाईलाइट करते हैं हल्का सा, और ए इस प्रकार, जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इसको मैंने यहां पर हल्का सा कर दिया हाईलाइट, इस फॉर्मूले को आप ध्यान देंगे, पहली लाइन, इस पर आप फोकस करेंगे ध्यान से, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर मैं फाइनलाइज करता हूं तो ये बराबर किसके हो जाता है, ये बराबर हो जाता है k इज इक्वल टू 1/t, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया a नोट माइनस a। अब देखो बच्चों, क्लियर, a नोट माइनस a। अब आपने क्या करना है, देखो इस डेरिवेशन को लर्न नहीं करना, ये तो मैंने ये बताया कि भाई ये फॉर्मूले कैसे डराइव होते हैं, केमिस्ट्री के लिए लीस्ट कंसर्न होता है डेरिवेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने नहीं करा। अब मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, मेरे पास बच्चों फाइनल रिजल्ट ये आ गया, एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, और फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम हैविंग राइट नाउ, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ये बड़े काम का फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, बस इतना लर्न करना है। अब तक जो भी बोला है ना, उसमें केवल एक काम की चीज है, और वो ये कि अब आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला हाथ लग गया, एक ऐसा फॉर्मूला हाथ लग गया, ये वाला फॉर्मूला हाथ लग गया आपके, k इज इक्वल टू 1/t a नोट माइनस a। बस ये वो फॉर्मूला है, ये वो बूटी है आपके पास, किस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि कोई रिएक्शन आपके पास जीरो ऑर्डर की है या जीरो ऑर्डर की नहीं, इससे पता चल जाएगा। कैसा फॉर्मूला हाथ लग गया कि गिवन रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है या फॉलो नहीं करती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपके बोर्ड के 3 क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, जरा पहले क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ध्यान से समझिए, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो आपको मैंने हाईलाइट कराया बाय रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0, मतलब रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो आप इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, अगर मैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऐसे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, क्लियर है, तो वो ग्राफ पैरेलल आएगा, ऐसे पैरेलल आएगा। कौन सा ग्राफ है ये है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, या तो यहां पर ए लिखो या यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखो। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है तो उसका नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा होगा, आप देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते रहोगे लेकिन रेट चेंज नहीं होगा, तो कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है। तो सबसे पहले कई बार क्या होता है, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ग्राफ दिखा देंगे, इस तरह का ग्राफ आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बच्चों बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आपसे पूछा जाता है प्रिडिक्ट,
आपसे पूछा जाता है प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द ग्राफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ग्राफ। तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ठीक से पढ़ेंगे फ्रॉम ग्राफ। सबसे पहला काम है बच्चों ये, आपको ग्राफ ठीक से देखना है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का है। और अभी आपने देखा कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है वहां पर रेट जो है वो कंसंट्रेशन की पावर 0, मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन बदलेगी लेकिन रेट नहीं बदलेगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उन पे रिएक्टेंट की जनरली कंसंट्रेशन पर बात नहीं बनती है। कंसंट्रेशन आप बेशक बदल लो, जब तक आप सनलाइट का अमाउंट नहीं बदलोगे तब तक स्पीड ऑफ द रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं आता। तो पहले ये वाला ग्राफ आपके क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, फिर एक और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके लिए बोर्ड में काफी फ्रूटफुल होने वाले हैं और बहुत डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। रोजाना कॉपी पेन लेके बैठा करो। और मैं कह रहा हूं कि बोर्ड की तैयारी इतनी जबरदस्त करनी है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाने का मजा तब है बच्चों जब एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिले। अब इसके बाद प्रीवियस पेज पर आप देखो, प्रीवियस पेज पर फिर हमारे पास ये एक डेरिवेशन के दौरान ये वाला पूरा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे बेशक आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए। ये एक मोमेंट आया, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एडजस्ट करके नेक्स्ट पेज पर, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, माइनस के टी प्लस ए नोट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, भाई ये भी एक ही स्टेप आया जब आपने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन है जब आप उसको डेराइव कर रहे थे तो ये भी एक स्टेप मोमेंट आया। तो आप इसको जैसे ही कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे तो बस एक ग्राफ फिर यहां पर बनेगा। यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा जरा जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर ग्राफ बनेगा दूसरा ऐसा, इस प्रकार। तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरली पूछे जाते हैं। यहां पर भी जो ग्राफ आपका बनाना है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि y वर्सेस x। अब आप लोग जानते हैं तो यहां पर m क्या हो जाएगा, स्लोप, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां पर आप लिखोगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, क्लियर है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आप देखते हो यहां पर स्लोप नेगेटिव है, और जहां पर स्लोप नेगेटिव होता है इसका मतलब लाइन नीचे की तरफ को आएगी। तो लाइन किस प्रकार आएगी, लाइन इस प्रकार आएगी बच्चों, यहां पर इस प्रकार आएगी। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्लोप हो जाएगा दैट इज स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। दूसरा पॉइंट ये बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, जीरो ऑर्डर के एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ग्राफ दे देते हैं और ग्राफ से पहचानना होता है कि बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो 2-3 छोटे छोटे से ग्राफ आपको लर्न करने पड़ेंगे यहाँ पर, क्लियर है। अब ये आप लोग जानते हैं ये आपका y इंटरसेप्ट होता है कि भाई y एक्सिस पे लाइन कहाँ से शुरू होती है, इसे y इंटरसेप्ट कहा जाता है। और ये बराबर हो जाएगा ए नोट के, ये बराबर हो जाएगा ए नोट के। तो सबसे पहले तो मैं आशा करूंगा कि मेरे बच्चों के ये दोनों मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के। कई बार तो आपसे ये पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ देके जीरो ऑर्डर का, और कई बार क्या होता है इस प्रकार आपसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे देते हैं। ये आया रेट लॉ से, और ये आया जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये ग्राफ वहां से आया। इस ग्राफ में पहले वाले में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है, और बच्चों दूसरे वाले ग्राफ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ज्यादातर वैसे प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस उठाएं तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ज्यादातर पूछे गए। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आशा करता हूं ये पॉइंट आपके बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो फाइनली बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं।
क्लियर है? क्या फॉर्मूला आया हमारे पास बेटा? हमारे पास फॉर्मूला आया बच्चों, क्या था फॉर्मूला? k इज इक्वल टू, लर्न करो साथ के साथ, 1/t, क्लियर है? a नोट माइनस a नोट माइनस a, ये आया बच्चों हमारे पास। दिस फॉर्मूला वी हैड, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं इस प्रकार, स्क्वायर ब्रैकेट में a नोट माइनस a। अब ये क्या है? सीधा आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ k, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ k फॉर अ रिएक्शन ओबेइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो आप k के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। तो k का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/t a नोट माइनस a। अब यहां पर इसके अंदर आपको कई सारी बातें जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो यही जानने की जरूरत है इसके अंदर, पहला पॉइंट जो जानना है भाई, के क्या है? के आप लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट है, या इसको हम काइनेटिक्स कांस्टेंट कहते हैं। एक एक टर्म अच्छे से जान लो। क्या मतलब? मेरा बच्चा अपने सर के होते हुए, आपके सर के होते हुए सवाल ही नहीं उठता कि मेरा बच्चा किसी भी सेंस में जो है न्यूमेरिकल छोड़ के आ जाए। क्लियर है? ये तो पढ़ाने की बेइज्जती है फिर तो चलिए, टी का मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, टी का मतलब सिर्फ टाइम मत पढ़ो, रिएक्शन कितने समय चल चुकी है, यानी कि टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स। हालांकि जनरली सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब टी टाइम। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ए नोट में और ए में। देखो, ए नोट का मतलब है बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिस कंसेंट्रेशन के साथ आप रिएक्शन को शुरू करते हैं। अगर कोई रिएक्शन है ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट और आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर ली है, 2m ली है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट आपकी 2 मोलर है, जिससे हम रिएक्शन को शुरू करते हैं, रिएक्टेंट की वो तादाद जिससे हम रिएक्शन को शुरू करते हैं, दैट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विद विच वी स्टार्ट द रिएक्शन। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे ए क्या है। प्यारे बच्चों, ए का मतलब है, ए का मतलब है, ए में बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर है? ए आपके सर का भी नाम है, यहां से शुरू होता है ए। ए का मतलब 99% बच्चा तो ये कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बात तो ठीक है, लेकिन कब रिएक्शन चल रही है, तो कब कब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए? तो याद रखो, ए जब भी लिखा हुआ है इस पूरे चैप्टर में, आप हमेशा लिखना कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट। जरा इस लाइन को लर्न कर लो, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मेरे पास ये कोई रिएक्शन है बच्चों, ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स, ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनो, पहले एक एक टर्म इसकी, फॉर्मूला क्लियर करना है, अच्छे से लर्न करना है। एक फॉर्मूला है आज का, इस पे 3 नंबर के न्यूमेरिकल है। तो जीरो ऑर्डर की अगर रिएक्शन है तो वो रिएक्शन 100% इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगी और इस फॉर्मूले से उसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है? अब ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, मान लो बच्चों स्टार्टिंग में हम लेके चले 2 मोलर। अब आप जानते हो इस रिएक्शन को जब शुरू हुआ, एक कंटेनर के अंदर जब हमने रिएक्टेंट ए को डाला, तो रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चे ए नोट आपका, दिस इज ए नोट, ये आपका होगा बच्चों ए नोट, इसको ए नोट माना जाएगा। तो ए नोट आपका 2 मोलर हो गया, ए नोट के नीचे मैंने 2 मोलर लिख दिया। समझ गए? अब स्टार्टिंग में क्या होता है, उस वक्त प्रोडक्ट तो जीरो होता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट ही है। अब रिएक्शन उस वक्त तक आपका टाइम है जीरो। टाइम जीरो का मतलब है रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो भी समय काउंट करना आप शुरू नहीं करेंगे। तो ए नोट का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या ये कह लो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, या ये वो कंसेंट्रेशन जिसे लेकर रिएक्शन को शुरू करा गया है। अब रिएक्शन शुरू हो चुकी है तो अब टाइम काउंट होना शुरू होगा।
मान लो रिएक्शन 20 सेकंड चल चुकी है, मान लीजिएगा रिएक्शन 20 सेकंड चल चुकी है, क्लियर है। अब ए प्रोडक्ट में टूटना शुरू हो गया, तो क्या होगा, अगर रिएक्शन शुरू हो गई तो अब धीरे धीरे रिएक्टेंट का अमाउंट कम होना शुरू होगा। मान लो उसमें से 0.5, 2 में से 0.5 मोलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट चुका, क्लियर है। तो बेटे बचा कितना, अगर 0.5 टूट चुका 2 में से, अगर 2 में से 0.5 टूट चुका, अगर 2 में से 0.5 टूट चुका, तो बचा कितना आपके पास, बचा आपके पास दैट इज 1.5। तो याद रखो यहां पर देखो ए के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, तो कितना बचा 1.5। तो इस बात को क्लियर करो पहले, ए का मतलब रेट कांस्टेंट, टी का मतलब रिएक्शन कितने समय चल चुकी है, ए नोट का मतलब स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो उसको, और ए का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ए का मतलब है ए की वो कंसंट्रेशन जो बची हुई है जब रिएक्शन टी समय चल चुकी है, क्लियर है। अब जैसे ये रिएक्शन 20 सेकंड चली तो कितना बचा ए, कितना बचा ए, ये आपका ए कहलाएगा, क्लियर है। सो आई थिंक अब मेरे हिसाब से बच्चों के अच्छे से एक दो एग्जांपल मैं और भी लूंगा, अच्छे से ना बेटे को ये जानना है ए नोट का मतलब और ए का मतलब, बस इतना लर्न रखो। ए का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, क्लियर है। यहां तक तो कोई ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आशा करता हूं ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और क्वेश्चन आप लोगों से इसी फॉर्मूले पर ये पूछ लिया जाए, कौन सा क्वेश्चन है, देखिए। अब मेरे बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रिएक्शन, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, रिएक्शन ए फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, या ये कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, तो फॉर्मूले को तैयार करेंगे, ए फॉर्मिंग प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है, इज ऑफ जीरो ऑर्डर, इज ऑफ जीरो ऑर्डर। तो बेटा कितनी सारी बातें क्लियर हो गई, बस उसने स्टार्टिंग में ही आपको लिख के दे दिया भाई रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, क्लियर है। इफ वी स्टार्ट, इफ वी स्टार्ट, इफ वी स्टार्ट, हम रिएक्शन को शुरू कर रहे हैं, इफ वी स्टार्ट द रिएक्शन, इफ वी स्टार्ट द रिएक्शन विद, क्लियर है, 0.10 मोलर कंसेंट्रेशन, क्लियर है, 0.10 मोलर कंसेंट्रेशन। It has been found, it has been found, it has been found that after, it has been found that after 8.3 seconds, 8.3 seconds, 8.3 seconds, 0.075 molar, 0.075 molar of A was left, of A was left, of A was left, कैलकुलेट की, कैलकुलेट की, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल तो मुश्किल नहीं होगा, ऐसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, क्लियर है। हमने तो इस तरह के क्वेश्चंस पे इस बार पहले प्रिडिक्शन कर रखी थी कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को लोग ये मान लेते हैं जब शिद्दत से नहीं पढ़ा पाते हैं, इवन बोर्ड के एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि भाई पेपर आसान बनाना, बच्चों पे स्ट्रेस ना हो। अरे क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं खुल के बेबाकी से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन अगर मैं कंटेंट की डिलीवरी ठीक करता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। सबसे पहले रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, यहां से जीरो ऑर्डर की है, और अभी आपको बताया अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है के का, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/t ए नोट माइनस ए, के इज इक्वल टू 1/t ए नोट माइनस ए। चार बातें ठीक से जाननी है, क्लियर है। अब देखें रिएक्शन में क्या दे रखा है, इफ वी स्टार्ट द रिएक्शन विद, हमने शुरू किया इतने मोलर कंसंट्रेशन के साथ, तो इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है। ए नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जिस कंसंट्रेशन के साथ
रिएक्शन को शुरू करा जाता है, जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्शन को शुरू करा जाता है, दैट इज 0.10 मोलर कंसेंट्रेशन। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आता है ए। अब इट हैज बीन फाउंड दैट आफ्टर 8.3 सेकेंड्स, मतलब रिएक्शन आपकी जो चल चुकी है वो 8.3 सेकेंड्स चल चुकी है, 8.3 सेकेंड्स। क्लियर है? इट हैज बीन फाउंड दैट आफ्टर 8.3 सेकेंड्स 0.075 मोलर ऑफ ए वाज लेफ्ट। इस लाइन को समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल लिया है। ए का मतलब होता है ए की वो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन 8.3 सेकेंड के बाद। 8.3 सेकेंड से रिएक्शन चल चुकी, तो सवाल है उस वक्त बचा कितना है ए, वो ए है। तो कितना बचा है? ये बचा है आपका दैट इज 0.075 कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 8.3 सेकेंड्स। क्या निकालना है बच्चों? के निकालना है। तो के के लिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने डेराइव किया। डेरिवेशन लर्न नहीं करना, बस बताया गया है कि कैसे फॉर्मूला आया। तो बस अपना बच्चों 1/8.3 यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? फाइनली अब ए कितना है? ए है आपके पास दैट इज 0.10 माइनस ए नोट माइनस ए। क्लियर है? और ए कितना है? 0.075। क्लियर? सारी बातें इसमें आपके क्लियर हैं। आप आसानी से के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.003। लेकिन अगर आप आंसर अपना यहीं तक समझते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर अभी इनकम्प्लीट है। और अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कि मान लो साधारण सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3 नंबर का है, तो कहीं ना कहीं अभी आपको 2 ही इस पे मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट की, वो भी लिखनी है। जीरो ऑर्डर के लिए के की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो इस प्रकार आपने फॉर्मूला लर्न हो गया, एक एक पैरामीटर को कैसे उसमें डालना है ये आपको पता लग गया, और जनरली किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको ठीक से रिकॉर्ड करने हैं, नोट डाउन करने हैं कॉपी के। क्लियर है बच्चों? सो बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होता है, हमारे पास साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है, मतलब टाइम की बात हो रही है। क्लियर है? टाइम की बात हो रही है। इसको रिप्रेजेंट हम टी हाफ से करते हैं या फिर हम इसको टी 50% से करते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे, हाफ लाइफ को टी हाफ से या टी 50% से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है? भाई सीधी सी बात है, टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन, टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन। एक रिएक्शन को जो समय लगता है 50% कंप्लीट होने में या आधा कंप्लीट होने में, टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन, टेकन टाइम टेकन बाय a reaction for its half of the reactant, for its half of reactant to convert into product, भैया आधा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो समय लगता है उसको हाफ लाइफ कहा जाता है, और उस हाफ लाइफ को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो टी हाफ से करते हैं। एक रिएक्शन के आधा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदल जाए तो उस दौरान रिएक्शन को कितना समय लगता है, ये उस रिएक्शन की हाफ लाइफ कहलाती है। ये उस रिएक्शन की हाफ लाइफ कहलाती है। और अगर आपसे पूछा जाए टी 50%, बात तो एक ही है, तो वहां आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन फॉर इट्स 50% कंप्लीशन। एक रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो समय लगता है, क्लियर है, उसको टी 50% कहा जाता है।
आइए जानने की कोशिश करते हैं, हमें किसी भी रिएक्शन की अगर आधी लाइफ पता करनी हो, आधी लाइफ पता करनी हो, मान लो हम कहें, वैसे तो एक एक क्षण जो है ईश्वर के अधीन होता है, लेकिन हमारी कहने लगे कि भाई अमित चौहान सर हाफ लाइफ जी चुके हैं, इसका मतलब मेरी जो फिलहाल एज है, जो टोटल एज ईश्वर ने लिखी है उसमें से आधी मैं जी चुका हूं और आधी अभी बची हुई है, तो ये मेरी हाफ लाइफ है, राइट। तो यहां पर हम कहते हैं अगर आपको एक्सप्रेशन डराइव करना हो हाफ लाइफ के लिए, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो हम बच्चों जानने की कोशिश करेंगे कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगेगा कि इस रिएक्शन को आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। देखो चैप्टर अपने बड़े फुल फ्लो में है, बताओ भाई एक रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की है, कैसे पता लगेगा कि वो आधा कितनी देर में कंप्लीट होगी, 50% कितनी देर में कंप्लीट होगी, उसका आधा रिएक्टेंट कितने समय में प्रोडक्ट में बदल जाएगा, 50% रिएक्टेंट कब तक खत्म हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, ये उसकी हाफ लाइफ है, ये उसका T50% है। तो जानने की कोशिश करते हैं, क्लियर है प्यारे बच्चों। जीरो ऑर्डर के लिए अगर कभी भी ये निकालना हो कि 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना समय लगेगा, तो सीधा आपके पास फॉर्मूला है K = 1/T A नोट माइनस A, ये जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है। A नोट का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A का मतलब, अब मेरा पढ़ा हुआ बच्चा तो कभी इसमें कंफ्यूज होता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर टाइम T समय के बाद बची हुई कंसेंट्रेशन A की। अब when reaction is 50% complete, तो मैं यहां एक पॉइंट लगा देता हूं, when reaction is half complete, जब रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गई है, when it is half complete, जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, तो बेटे जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, तो आप जानते हैं आधा कंप्लीट होने पर समय होगा T½ तब आप T मत लिखो, तब T½ ही लिखो, क्योंकि भाई आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो आधा समय वो ले चुकी है। अब आगे आओ नेक्स्ट, इसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगी। अच्छा बच्चों इंपॉर्टेंट यहां ये है, ये वाला पार्ट है। ए का मतलब बताओ आपके सर ने क्या कहा, ए का मतलब होता है ए की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आधा कंप्लीट हो गई है तो बच कितनी गई, आधा बच गई। अब था कितना मेरे पास स्टार्टिंग में, A नोट था, तो बच कितना गया, A नोट/2। भाई A का मतलब क्या है बच्चों, A का मतलब है A की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन, A की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। अब जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो बच कितनी गई, A नोट/2, क्योंकि स्टार्टिंग में A नोट लेके चले तो बची कितनी, A नोट/2। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हम इसको रख देते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हम इसको रख देते हैं, T को रखेंगे T½ A नोट ही रहेगा और A की जगह बची हुई कंसंट्रेशन हो जाएगी A नोट/2, ये हो जाएगी A नोट/2। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला हो गया K = दैट इज A नोट बचेगा ऊपर, जब इसे सॉल्व करेंगे नीचे ये T½ बचेगा और 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई A नोट/2 के। दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास फॉर्मूला आ गया, अगर मैं ये सॉरी दिस इज T½ ये 2 मल्टीप्लाइड बाई T½ तो मेरे पास T½ का फॉर्मूला आ गया, जिसे मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। और फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला आ गया T½ = A नोट/2K, A नोट/2K। अगर कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर मुझे ये पता करना हो कि उस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो मेरे पास अब एक और फॉर्मूला आ गया, और फॉर्मूला मेरे पास आ गया T½ = A नोट/2K। ये फॉर्मूला हो गया, कोई भी अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को आधा रिएक्टेंट उसका प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो समय लगेगा इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग रिकॉर्ड करेंगे,
इसको हम हाईलाइट करेंगे और बस इसको हम लर्न करेंगे अच्छे से, इसको हम लर्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ या हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उसके लिए टी हाफ का एक्सप्रेशन लिखिए। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k। टी हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ए नोट का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नोट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिसे लेकर आपने रिएक्शन को शुरू किया है। प्यारे बच्चों, अब आपसे यहां पर मैं एक 10 ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करता हूं। 10 ईयर का क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्लियर? अ रिएक्शन ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स, कोई रिएक्शन है जिसमें ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, इस रिएक्शन में शॉर्टकट में लैंग्वेज नहीं बनाते, लैंग्वेज आप अपने आप बनाएंगे। क्लियर है? मैं सिर्फ यहां पर क्या करता हूं, मैं सिर्फ हाईलाइट करता हूं। इस रिएक्शन को जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, तब इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ आती है, तब इस रिएक्शन की हाफ लाइफ 25 सेकेंड आती है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, 10 ईयर का क्वेश्चन। और इसी रिएक्शन को, ये तो केस 1 है, और इसी रिएक्शन को अगर शुरू अलग कॉन्सेंट्रेशन से किया जाए, अगर इसी रिएक्शन को अगर मैं शुरू करता हूं और मैं 1 मोलर से ना करके मैं 2 मोलर से करता हूं, तब जो इसकी हाफ लाइफ आती है वो 50 सेकेंड आती है। बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, टेल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टेल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, हो जाओ एक्टिव, बताओ। वेरी गुड, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देने शुरू करो। बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। पहले क्वेश्चन समझा आप लोगों ने ध्यान से? वेरी गुड, अभी का जीरो ऑर्डर है। वेरी गुड भाई, देखो ये फॉर्मूला है, हो गया बिल्कुल। ये बच्चे नाम भेजे अपने जिसके लास्ट में 036 है, नाम बताएं अपना। वंशिका, ऑल इज वेल बच्चे, वेरी गुड। लक्षिका, ऑल राइट बच्चे, ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर तनीषा, अविका, दूसरा बच्चा है ये अविका, ऑल राइट, अविका सिंह, वेरी गुड। वर्षा ने भी आंसर दिया है, कीर्ति ने आंसर दिया है, वेरी गुड, मजा आ गया, ऑल इज वेल। कैसे पता लगा ये ऐसे पता लगा क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास ए नोट अपॉन 2k। कौन से ऑर्डर के लिए आया ये फॉर्मूला? जीरो ऑर्डर के लिए। हर्षित, ऑल इज वेल, क्लियर है? यहां पर प्रेरणा तोमर, बहुत बढ़िया बेटा। अब आप लोग जानते हैं भाई टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब फ्रॉम द फॉर्मूला ये बात क्लियर हुई कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में आप डबल करोगे तो टी हाफ भी डबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे? सिंस टी हाफ फ्रॉम द फॉर्मूला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? आपने देखा, आपके पास समय था जब आपने कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल ली 1 मोलर, तब उसको उसकी हाफ लाइफ थी 25 सेकेंड्स। फिर आपने अगली बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो आपकी हाफ लाइफ भी डबल हो गई। इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और हम जानते हैं अगर टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा जो फॉर्मूला है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं द रिएक्शन ओबेज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है हमारे पास वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मतलब
रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ओबे करती है। अब साथ के साथ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों, यहां से आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, जब हम क्वेश्चंस की लिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं और दोबारा से कोशिश करिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्लियर? तो इस प्रकार अब आपसे मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछूं और क्वेश्चन ये है, दोबारा से सारे एक्टिव हो जाओ। इस प्रकार यहां पर ये मैं कोई ग्राफ दे दूं और आपसे कहूं बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर? ऐसे मैं ग्राफ दे देता हूं, ऐसे मैं ग्राफ दे देता हूं, ये ग्राफ है मेरे पास, और यहां पर मैं लिख देता हूं दिस ग्राफ इज टी हाफ वर्सेस ए नोट, टी हाफ, और यहां पर है ए नोट। ए नोट का मतलब समझ जाओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये ग्राफ, अब आपसे पूछा जाता है बताओ भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, आप टेल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बताओ फटाफट, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सही, तानिया तोमर, स्पीड स्लो हो रही है। वर्षा, लक्षिका और फिर से प्रेरणा तोमर, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। सारे आ जाओ कल, घबराने की जरूरत नहीं है। और मास्क N95 और हर एक बच्चा सैनिटाइजर की बोतल लेके आए। अभी का वेरी गुड, स्पीड स्लो है, राइट। देखिए बेटा, अब आपने देखा ग्राफ क्या कहना चाहता है। मेघना राणा, यस वेरी गुड, बच्चे ने पकड़ लिए हैं पॉइंट। इसका मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी सीधा आप दिखा रहे हैं भाई टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्राफ भी ये बताता है कि ये रिएक्शन है। उज्जवल, वेरी गुड बेटा, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ये जो रिएक्शन है ये भी आपके जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो आशा करता हूं तीनों ग्राफ बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन, जो आपका लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है अभी के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले क्लियर, आपसे मेरा एक सवाल, पहला सवाल ये, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है तो आज पहली बात तो आपकी ये लर्न हो जानी चाहिए कि उसके लिए के का फॉर्मूला होता है, रेट कांस्टेंट का, वेलोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/t इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो गया, दैट इज अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की अगर हाफ लाइफ निकालनी हो तो टी हाफ इज इक्वल टू दैट इज ए नोट अपॉन 2k। दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। साथ के साथ 3-4 ग्राफ आपको लर्न करा दिए, फॉर्मूला कैसे आता है वो भी स्टार्टिंग में हमने टेक्निक आपको बता दी। चलिए बच्चों चलते हैं फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। और फाइनल क्वेश्चन 3 नंबर का, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से। अब क्वेश्चन आपके पास ये है बच्चों, द क्वेश्चन इज दिस वन। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया हमारे पास एक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अमोनिया गैस की, 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस reacting to form N2 gas plus 3H2 gas. क्लियर? इज जीरो ऑर्डर, ए सीधा लिख देंगे जीरो ऑर्डर। बस मैं यूं कह रहा हूं, जैसे ही जीरो ऑर्डर देखो चेहरे पे मुस्कान सबके आ जानी चाहिए ठीक से, एकदम सीधा लिख दिया भाई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आपसे क्या पूछते हैं, इज जीरो ऑर्डर विद के इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है विद क्लियर है, यहां पर के भी दिया हुआ है और के जो आपका दिया हुआ है के इज इक्वल टू दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? रेट की यूनिट आप, रेट कांस्टेंट की यूनिट आप जानते हैं। और मैं ये कहता हूं अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट ये दी हुई है तो बेशक चाहे जीरो ऑर्डर भी ना लिखें, क्लियर ही होता है ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। नंबर 1, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज नंबर 1 रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा आपसे पूछा गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2
and H2। अब इस फॉर्मूले में, इस वाले न्यूमेरिकल में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो काइनेटिक्स के अब तक दो फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो दोनों इस न्यूमेरिकल के अंदर क्लियर हो जाएंगे। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से बच्चों। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो देखो रेट के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है रेट का, जो रेट एक्सप्रेशन से लिखा जाता है, क्लियर है। और पहला फॉर्मूला फिर हम लिखेंगे इस प्रकार, रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई डेल टी। शायद ऐसे लिखा जाता है पहला फॉर्मूला, तो ऐसे लिखते हैं ना बच्चों। ये होता है रेट एक्सप्रेशन। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, ये तो हमेशा ऐसे तो रेट लिख ही सकते हो आप। और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए दूसरा तरीका है रेट लॉ लिखना। रेट लॉ लिखना, ऑर्डर दे रखा है तो रेट लॉ लिखने में कोई दिक्कत नहीं। रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो NH3 की पावर जीरो, NH3 की पावर जीरो मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के। और के मेरे बच्चों को गिवन है, यहाँ पर के कितना गिवन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की है तो NH3 की पावर में जीरो कर दूंगा। इसका मतलब यहां पर जो रेट आएगा वो रेट आएगा दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, 10 रेज टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला आंसर निकल गया। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी, रेट लो लिखा, के की वैल्यू लिखी और सीधा आंसर आ गया आपका, राइट। अब आपसे दूसरा पार्ट जान पूछ के मैंने ये क्वेश्चन आज इसलिए हैंडल किया कि जब चैप्टर में आगे बढ़े तो ऐसा नहीं है कि पीछे का स्किप हो जाए। अब आपसे पूछा गया बच्चों, आपसे पूछा जाता है और आपसे पूछा गया, बताओ भाई रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 आपसे पूछा गया, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 आपसे पूछा गया। तो आगे बढ़ने का मतलब है पिछला भी रिवाइज करना है आपको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, आप जानते हैं जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें कोफिशिएंट लेते हैं, और जब हम किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में रेट लिखते हैं तब हम कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दैट इज कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिएक्शन। ये पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में। जो भी कोफिशिएंट है उससे रेट ऑफ रिएक्शन की मल्टीप्लाई कर दो। अब N2 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 है, तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल ही चुके, 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और सीधा आपका जो आंसर यहां से आ जाएगा इतने मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा जो कोरिलेट करता है, ये पहले लेक्चर से काइनेटिक्स के कोरिलेट करता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 अगर पूछा जाता है तो आप उसका जो भी कोफिशिएंट है, और H2 का कोफिशिएंट आप जानते हैं 3 है, तो 3 है मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है, रेट ऑफ द रिएक्शन कितना है, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -4। बस आपका यहां से आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस प्रकार आज का जितना भी पूरा पार्ट था वो सारा बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा। मैं हल्का सा एक बार रिकैप करता हूँ, कितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है जरा उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक आपको कवर अप कराया जा चुका सबसे पहले पार्ट पर। आज सबसे पहले पेज पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज पर आज का हेडिंग हमारा रहा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ये एक साधारण सा तरीका होता है। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हमें कुछ फॉर्मूले देती है जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वैलिड होते हैं। आज हमने सीखा जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आया 1/T A0 - A। अगर कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो वो इस फॉर्मूले को 100%, इस फॉर्मूले से उसके रिजल्ट्स वैलिड होंगे, क्लियर है, एप्लीकेबल होंगे, फुल्ली एप्लीकेबल होंगे।
यहाँ पर एक एक टर्म आपको बताई गई, के, टी, ए नोट, ए सब आपको बताया गया। क्लियर है? इसके बाद फिर मैंने कहा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। कभी पहले वाला ग्राफ पूछ लिया जाता है, कभी दूसरे वाला ग्राफ पूछ लिया जाता है, इनमें डिफरेंस क्या है, और सीधा पूछते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? आज जीरो ऑर्डर करा दिया, कल ऑफलाइन बैच कंडक्ट होगा, उसमें आपको कराया जाएगा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही इस चैप्टर का सबसे मेन ऑर्डर है। आज तो ये तो एक वार्म अप था, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के साथ कोई भी रिस्क हो। जब तक दुनिया इस डर से उठे, घर पे बैठी रहे, बहुत दिन आप लोग घर बैठिए, बाहर निकलिए, बस प्रिकॉशन साथ रखिए, निडर रहिए। क्लियर है? नेक कार्य के लिए निकल रहे हो, पढ़ाई के लिए निकल रहे हो, कुछ नहीं होगा, मन को थोड़ा सा मजबूत रखिए। क्लियर है? आइए आराम से मिलके पढ़ते हैं, काइनेटिक्स को और मजबूत करते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे सारे के सारे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ाया गया बच्चों, ये हर एक टर्म का मीनिंग मैंने ठीक से समझाया। जहां सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली टर्म थी ए, जब खाली ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हमने आपको न्यूमेरिकल कराया, फिर हमने बताया अगर कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है और उसकी आधी लाइफ निकालनी हो, वो टाइम पीरियड निकालना हो जब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है, मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला हमने डिराइव किया। वो फॉर्मूला आया टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 के, जहां पर ए नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन। लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे एक लाइन कहता हूं, और वो लाइन ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने से अगर हाफ लाइफ बढ़ती है, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने से अगर हाफ लाइफ डबल होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन आधी करने से हाफ लाइफ आधी होती है, तो ये भी एक इशारा होता है कि जो रिएक्शन है वो 100% जीरो ऑर्डर की है। क्लियर है? इन्हीं बात के साथ आज की बात हम करते हैं यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है ऑफलाइन बैच में। कल से आप सबका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।